अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीक़त से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत में आजमाइश की घड़ी शुरू हो चुकी है। आज़ादी मार्च जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजमान ग्रुप की मौलाना फजल रहमान और उनकी इत्तेहादी जमातों की सरबराही में जो है वो एक धरने का आगाज़ हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त लॉकडाउन की सूरत है। दूसरी जानिब मुल्क की मईशत जो है वो हमें जमूद का शिकार नजर आ रही है। गुज़श्ता माह 2 रोज़ा मुल्कगीर हड़ताल दरमियाने और छोटे ताजरों की जानिब से उस पर इतनी कामयाब हड़ताल थी कि जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत और उनकी मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम जो है वो उनसे मुज़ाकरात पर मजबूर हो गई और मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और ABR के चेयरमैन शब्बर जैदी ने एक मीटिंग की इन तमाम ताजरों की नुमाइंदा तंजीम और पाकिस्तान अंजुमन ताजर पाकिस्तान और जितने इसमें और भी जितने दीगर जो एसोसिएशंस थे उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात करने के बाद 11 नुकात पे इनका इत्तफाक हुआ और उसके बाद ये हड़ताल ख़त्म हो गई। लेकिन मुल्क भर के ताजरों में इस मुआहदे पर एक मिला जुला रद्दमल आया और हम ये नहीं कह सकते कि ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर छोटे और दरमियानी ताजरों की मफादात की का ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल एक बहस जारी है। लेकिन इन सब बहसों पे चूंकि आज़ादी मार्च के शुरा मौजूद है इस्लामाबाद में धरने पे, इसकी वजह से तमाम चीज़ें जो है वो पसे पुश चली गई हैं। तो लिहाजा मुल्क की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है? मुल्क की मईशत छोटे दरमियाने और बड़े ताजरों पर मुश्तमिल जो एक मुआशी मईशत होती है उसकी क्या सूरत हाल है, इसी को आज हम अपने प्रोग्राम दर हकीकत में देखेंगे कि पस पुश्त क्या है। इस प्रोग्राम को जो जीनत बख्शा है जिन मेहमानों ने, उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब नईम मीर साहब। ये ख़ास तौर पर लाहौर से तशरीफ़ लेकर आए हैं और ये हैं मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। मेरे दूसरे मेहमान हैं शर्जील गोपलानी साहब। ये है सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। तो ये दोनों मेहमानों को मैं आपसे खुशामदीद कहता हूँ। ख़ासतौर पर मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप ख़ास तौर पे लाहौर से इस प्रोग्राम में आके शिरकत कर रहे हैं और हम इस प्रोग्राम को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट के बाद दोबारा इस प्रोग्राम में हम हाजिर होते हैं। वफाकी हुकूमत के लिए आजमाइश की घड़ी का आगाज़ हो चुका है। आज़ादी मार्च के शुरा इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तकरीबन लॉकडाउन हो चुका है। दूसरी जानिब मुल्क की मईशत जमूद का शिकार नजर आ रही है। गुज़श्ता दिनों छोटे और दरमियानी ताजरों की जानिब से 2 रोज़ा मुल्क की हड़ताल की कामयाबी ने भी हुकूमत को अपनी मुआशी विजन में तब्दीली पर मजबूर कर दिया और मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख और FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी की सरबराही में ताजरों के नुमाइंदगान की मीटिंग में 11 नुकाती मुआहदे पर इत्तफाक हुआ, जिस पर मुल्क भर के ताजरों में एक मिला जुला रद्दमल आया है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ताजरों और हुकूमतों के दरमियान मुआहदे पायदार नहीं हैं। स्टेट बैंक ने माली साल 2018-19 के लिए मुआशी स्टेटमेंट जारी की है, जो कि मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, जिसके मुताबिक महंगाई बेकाबू रही। कर्जे 40,300 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गए। हकीकी GDP नमू 9 बरस की पस्तरीन सतह 3.3% पर आ गई। बजट खसारा 8.9% पर चला गया। अफराद ज़र 12% तक पहुंचने का खदशा है। बरामदात का हदफ 26.2 अरब डॉलर मुश्किल तरीन है। मुश्किल सूरत हाल ने हुकूमत को IMF से 5,500 अरब रुपए के रेवेन्यू के हदफ में 300 अरब रुपए की कमी की दरख्वास्त की है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जो बात कही थी कि छोटे और दरमियानी ताजरों ने जो गुज़श्ता माह यानी कि अक्टूबर में 29 और 30 अक्टूबर को 2 रोज़ा जो मुल्की हड़ताल की थी, उसके बाद नताइज क्या हुए? मुआहदा हो गया, लेकिन मुल्क के दीगर तंजीमों एसोसिएशंस मुख्तलिफ ताजरों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया। तो आज भी जो मेरे मेहमान हैं नईम मीर साहब और शर्जील गोपलानी, इनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं नईम मीर साहब से बात करना चाहूँगा कि जो मुआहदा तय पाया आपका गुज़श्ता माह जो अक्टूबर को 29-30 को 2 रोज़ा मुल्की हड़ताल हुई छोटे और दरमियानी ताजरों का, आप लोगों के तकरीबन मतलब 12-13 नुकात थे, जिसमें कि 11 नुकात पे आप लोगों के कुछ कंसेंसस हुई, मुआहदा भी हुआ, मीडिया पे भी वो सारी चीज़ें नशर हुई। लेकिन मुख्तलिफ जो ताजिर हैं पाकिस्तान की, जो हमारी बातें हुई, उनमें उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हुकूमत ने आप लोगों को वक्ती तौर पर आज़ादी मार्च से निमटने के लिए एक लॉलीपॉप के तौर पर एक ही मुआहदा किया है। ये क्या कहेंगे आप?
देखें जी, प्रॉब्लम ये है कि मुल्क भर के ताजरों का जो बुनियादी मुतालबा था वो ये था कि शनाख्ती कार्ड की शर्त जो ख़रीदो फ़रोख्त पर आयद की गई है वो ख़त्म की जाए। बिल्कुल। और चूँकि इस मुआहदे के नतीजे में शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो कुल्ली तौर पर ख़त्म नहीं हुई और उसे मौखर किया गया, लेकिन साथ ही साथ शनाख्ती कार्ड की शर्त से जुड़े जो मसाइल थे उनका अमली हल भी इस मुआहदे में दिया गया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मुआहदे को इस हवाले से ज़रूर कामयाब तरीन मुआहदा कहा जा सकता है कि जो शनाख्ती कार्ड का नंबर या शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने से किसी भी आम ताजर के लिए जो मसाइल पैदा होने थे उन मसाइल का अजाला इस मुआहदे में हो गया है, लेकिन शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार है जी। वो जो 31 जनवरी तक के लिए जो है 3 महीने के लिए मौखर किया गया, वो शर्त बरकरार है। अब देखना ये है कि ये शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है आखिर हमारे लिए ये नुकसानदेह क्यों है जी। सवाल तो ये है असल। और अगर शनाख्ती कार्ड देने से हमें वाक़यातन कोई नुकसान हो रहा है या ताजर जो है वो परेशान होगा तो हमें ज़रूर उस परेशानी को हल करना है। और अगर शनाख्ती कार्ड का नंबर देने से कोई परेशानी नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर तो शनाख्ती कार्ड देने का कोई ना देने का कोई जवाज़ नहीं रहता। तो असल मसला है इस पर मुबासा किया जाए, मुकालमा किया जाए। लेकिन बहरहाल ये जो एसएमईज हैं आप लोगों के ज़्यादातर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो शनाख्ती कार्ड पे थे, शनाख्ती कार्ड पे थे, फिर दीगर में टर्नओवर टैक्स पे थे। नहीं, और नहीं 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 देखें, तमाम मसाइल शनाख्ती कार्ड की शर्त से जुड़े हुए हैं ना। देखें, शनाख्ती कार्ड तो आप हर जगह देते हैं लेकिन वहाँ आपको नोटिस आने का ख़तरा नहीं होता, वहाँ आपको टैक्स ठुक जाने का ख़तरा नहीं होता ना। अब देखें, हमारा जो ताजर है वो अपना टैक्स छुपाता है, बड़ी सीधी बात है। टैक्स छुपाने का बड़ा आसान तरीका यह है कि हम अपनी टर्नओवर जाहिर नहीं करते, जो हमारी एक्चुअल टर्नओवर होती है। अब हम अपनी एक्चुअल टर्नओवर इसलिए जाहिर नहीं करते बिकॉज कि जो हम पर टैक्स लग जाएगा जिस शरह से, वो शरह इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे खालिस मुनाफा जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं उससे भी ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो गैर मुनसिफाना टैक्स लगा हुआ है, हमने उस गैर मुनसिफाना टैक्स को 1.5% की शरह से जो लगा था हमने इस मुआहदे में 0.5% करवा लिया, जो को पहले भी नहीं, पहले नहीं था, पहले 2.25 था, 0.25 पहले 1.5% टर्नओवर टैक्स ये तो उन्होंने तजवीज़ की थी ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 17-18 साल में तजवीज़ नहीं दी थी, ये इस बजट में लग गया था। हाँ तो लग गया था, लेकिन आप लोगों ने तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उस वक्त से शुरू हो गया था ना। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, पहले 1.25 था, अब 1.5 हो गया। तो जब असेंबली ने इसको पास कर दिया तो इसका मतलब है ये कानून बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया था। तो अब इसको जो है वो वापस करवाना था। अगर हम अपनी टर्नओवर जो है या अपना बिजनेस जाहिर कर देते हैं सारे का सारा, तो हम पर यही एक टैक्स था जो 1.5% की शरह से था, हमने इसको 0.5% करवा लिया और उन सेक्टर्स के लिए और भी कम करवा लिया जिन सेक्टर्स का मुनाफा 0.5% से भी कम है। तो वो कमेटी जो है वो हमारी बैठेगी और उन सेक्टर्स के जो टर्नओवर टैक्स है उसका तायुन करेगी असर नौ, और वो 0.25% तक भी जा सकता है, जो सबसे कम तरीन हमारी स्लैब है मिनिमम टर्नओवर टैक्स की। तो इसमें जो हमारी मेजर अचीवमेंट जो हुई है, जो हमने मेजर चीज़ जो है वो हासिल की है, अपना हदफ वो ये था कि हमने अपने टर्नओवर टैक्स को रैशनलाइज करवाया। अच्छा, इसमें फिर आपने कहा कि विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे, ये भी बात है कि विद होल्डिंग जो टैक्स था उससे भी आपको पहले पता होना कि विद होल्डिंग एजेंट होता क्या है जी। विद होल्डिंग एजेंट ये होता है कि हमारा जो ताजर है, दुकानदार हो, होलसेलर हो या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसने जहां से माल खरीदना है उसको अदायगी करनी है, रकम देनी है ना जी। अब जब रकम उसको अदा करनी है तो उसका 4.5% टैक्स काटना है, और वो 4.5% टैक्स काट के आपने सरकार के खजाने में 1 हफ्ते के अंदर अंदर जमा कराना है। ठीक है। और अगर आप वो नहीं कराएंगे तो आपको 1 साल तक सजा भी है, जुर्माने भी हैं, और आप पर जो है ना पेनल्टीज भी हैं। ठीक है। और आपने इसकी रिटर्न भी जमा करवानी है हर 6 महीने बाद, पहले हर महीने होती थी, अब हर 6 माह बाद हो गई। ठीक है। ये एक गैर जरूरी डॉक्यूमेंटेशन थी, पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन थी जो हम पर आयद कर दी गई थी। तो हमने इस डॉक्यूमेंटेशन को भी इस मुआहदे में ख़त्म करवाया है। सबसे बड़ी बात यह है नईमीर साहब के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं इनकी तरफ आऊँगा, शजीर गोपलानी की तरफ।
मैंने जब एक सर्वे किया, कराची में भी, हैदराबाद में भी बात हुई, सक्खर में भी बात हुई, लेकिन आपके बहुत सारे ताजिर इस मुआहदे से खुश नहीं हैं। वजह क्या? ये मुआहदे, उनको चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हुआ क्या। असल जो मामला ये जो बात अभी नईम साहब ने बोली कि शनाख्ती कार्ड का इशू क्या था। शनाख्ती कार्ड से हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हर चीज़ आपकी बाहर आ जानी थी कि भाई आप कितने की परचेजिंग कर रहे हो और कितने की सेल कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे आपका टर्नओवर टैक्स, जो इंडस्ट्रीज़ को जो फ़ायदा था पहले, इंडस्ट्रीज़ को ये टर्नओवर टैक्स का फ़ायदा हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट उठाता रहे। ट्रेडर्स को कभी ये चीज़ लागू नहीं हुई थी। ट्रेडर्स का जो खालिद मुनाफे पे जो टैक्स होता था वो देता था, और उसकी वजह से ही वो टैक्स की शरह इतनी ज़्यादा है कि बहुत से लोग टैक्स नेट से आउट हो गए और इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे थे, तो मामला चल रहा था। अब मसला डॉक्यूमेंटेशन का जब आपका आने का है, और अब जब ये टर्नओवर टैक्स हम पे भी लागू कर दिया गया कि अगर आप अपना खालिद मुनाफा नहीं देना, 15 करोड़ से इसको 10 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, 10 करोड़ रुपए आपको साल में, अगर आपने 10 करोड़ का टर्नओवर किया तो आपको साल का 5 लाख रुपए देना है। इस पे हमारे मेजॉरिटी ताजिर खुश हैं। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेजॉरिटी जितनी हमने, क्योंकि पिछले 4 महीने से हम ताजिरों के साथ भी बेहद मुबाहिसा हो रहा है और मीटिंग गाय बगाए होती रही है। आज भी हम मीटिंग्स कर चुके हैं, तो ताजिर कोई ऐसा नहीं है कि जो इससे नाखुश हो। फिर मामला जो आ रहा है वो आ रहा था डॉक्यूमेंटेशन का। अब वो अगर आपका फिक्स हो जाता है टैक्स, वो भी इन्होंने एक स्कीम ये भी दे दी है कि जो रीजनल एसोसिएशन हैं वो भी बात करें कि अगर ये बंदा फिक्स टैक्स के ज़मरे में आता है, कोई दुकानदार आता है, तो हम फिक्स टैक्स करवा देंगे इसको। 1000 स्क्वायर फीट की दुकान जो इन्होंने बोली थी कि इससे ऊपर जो भी होगा वो फिक्स टैक्स में नहीं जाएगा। अभी जो मुआहिदा हुआ है उसमें ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि अगर 1000 फुट से ऊपर की दुकान है और रीजनल एसोसिएशन वहाँ की ट्रेड बॉडी अगर वहाँ इनको रिकमेंड करती है कलेक्टर को, तो वो उसको भी फिक्स टैक्स में लेकर जाएंगे। ठीक है, और फिक्स टैक्स की शरह क्या होगी, ये अभी तय नहीं हुई है। देखिए, वो हम उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करेंगे, उसकी टैक्स की शरह क्या होना चाहिए। अब पान का खोखे वाला है, वो लाखों रुपए तो नहीं दे सकेगा साल का, लेकिन हम चाहेंगे कि वो चाहे 2000 रुपए दे या 5000 रुपए दे, वो दे, ताकि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी के साथ हुकूमत को टैक्स दे और उसका बेनिफिट आम लोगों को पहुंचे। असल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ बात। देखें, टैक्स देना है जी सर, ये बात तो तय है ना, तय है ना, या अब तय हो गई कि टैक्स देना है? नहीं, पहले भी तय है। अब देना कैसे है? सवाल ये था, सवाल ये नहीं था कि टैक्स देना नहीं है। हमें उनके हुकूमत तो कहती है कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते। देखें, हुकूमत जो है ना वो ठीक कहती है ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते, वो बिल्कुल ठीक कहती है। क्यों? वो इसलिए ठीक कहती है कि हुकूमत का तरीक़ेकार ठीक नहीं है, हम ये कहते हैं उसके बदले में। ठीक है, अगर आपका वही पुराना तरीक़ेकार रहेगा, पुरानी शरह से आप टैक्स लगाएंगे, आप धौंस करेंगे, आप धांधली करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करेंगे, आप हम पर इम्पोज करेंगे चीज़ें, तो वाक़यातन फिर हम तो टैक्स नहीं देना चाहते। ये तो बात ठीक है हुकूमत की, और हुकूमत का माजी गवाह है कि हुकूमत ने जब भी धौंस धांधली की है और कोशिश की है तो इन्होंने मुंह की खाई है हमसे। हमने टैक्स देना है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है, और इस कौमी जिम्मेदारी को अदा कैसे करना है, सवाल ये है। और उसका एक तरीक़ेकार हमने बनाना है आसानी और सहूलत से। हमने आसानी और सहूलत मांगनी है हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत से। टैक्स तो हुकूमत को नहीं देना, हमने रियासत को देना है ना जी, ये जिम्मेदारी है हमारी। अब हमने इस मुआहदे में वो सहूलत लेने की किसी हद तक कोशिश की है, मुकम्मल नहीं मिली। मैं अगर ये कहें कि जी आपके 100% सारा कुछ हो गया तो 100% ये तो हम भी कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, लेकिन हमने इसमें मैक्सिमम जो है वो सहूलत ली है। और हमने अब देखें, अब वो अगर हम सारे ताजिर तंजीमें जाती हैं और हम जिस किसी मार्केट में आप चले जाएं और आप इंटरव्यू करें, ताजिर हर जगह यही कहते हैं ना, हम टैक्स देना चाहते हैं। कभी किसी ने इनकार किया है? इनकार तो कोई नहीं करता। इनकार कोई नहीं करता। अच्छा, अब देना कैसे है? अब हर बंदे का अपना फार्मूला है टैक्स देने का। अब कोई कहता है बिजली के बिल पे ले लो। अब बिजली का बिल जो है किसी दुकान का ज्यादा है, किसी का कम आएगा, टैक्स बिजली वाले को ज्यादा लग जाएगा। हो सकता है बिजली में मारना हो कि 6 लाख से जो हद बढ़ाई है 12 लाख तक के लिए। अब मैं आगे आ रहा हूँ ना, आगे देखें, असल मसले हमारे 3 थे शिनाख्ती कार्ड से जुड़े हुए। पहला, टर्नओवर टैक्स और उसकी शरह। नंबर 2, विद होल्डिंग एजेंट बनना। नंबर 3 हमारा मसला था सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। अब सेल्स टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन है ये भी एक पेचीदा तरीन अमल है। अब हमने इस पेचीदा तरीन अमल से भी अपने छोटे और आम दुकानदार को और मीडियम साइज का बिजनेस करने वाले को इसमें से निकाल दिया। अब सेल्स टैक्स में उसने नहीं आना। पहले बिजली के बिल पर आपके जो कमर्शियल बिल था वो 6 लाख की लिमिट थी। अब 6 लाख से ऊपर आपका बिल गया तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता था। हमने आपकी लिमिट 12 लाख करवा दी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसका बिजली का बिल लाख रुपया महीना होगा वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज बाकी लोग नहीं होंगे।
तो ये तो बड़ी आसानी होगी। लेकिन बात वही है ना कि जिस तरह के हुकूमत रोजाना बिजली के नर्ख को बढ़ा रही है, तो ये बढ़ते बढ़ते तो यकीनी तौर पर जिस दुकानदार का अगर 50,000 60,000 आता था कमर्शियल का, तो वो तो लाख तो चले ही जाएगा। देखिए उसको वो मैनेज कर सकता है ना, सोलर सिस्टम कोई लगवा सकता है, वो अपनी बिजली की कंजम्पशन कम कर सकता है, वो अपने पास जनरेटर या यूपीएस का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये मुख्तलिफ उसके पास मतलब मैनेजेबल है, वो मैनेजेबल है ना। उसके बाद अगर फिर भी ये 12 लाख की लिमिट जो है ये हमें लगी कि ये अपना ये दुरुस्त नहीं है, तो हम इस पर फिर रीनेगोशिएट करेंगे। दूसरी बात ये कि आप पहले बता दीजिए, फिर मैं मीर साहब से बात करूँगा कि एज ए सिंध, मैंने कराची भी सिंध में ही है, ऑल ओवर सिंध में ताजरों का इस माहदे के हवाले से क्या तासुरात हैं? सिर्फ वही शनाख्ती कार्ड का ही मैटर है। और अब जब उनकी समझ में आना शुरू हो गया है कि वो सेल टैक्स के ज़मरे में नहीं आ रहे, तो वो अब एग्री हैं कि भाई ठीक है हम शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे या एनटीएन नंबर अपना दे देंगे, क्योंकि एनटीएन नंबर भी आपके शनाख्ती कार्ड के एज इक्वल ही है। तो वो अपना माल परचेज करते हैं, क्योंकि देखिए जिसने माल परचेज करना है होलसेल से उसने अपना शनाख्ती कार्ड तो देना ही है। नहीं, मिसाल के तौर पे अगर एक दुकानदार पे दुकान पे खरीदारी के लिए आता है बंदा, वो 50,000 की खरीदारी करता है बायर जो है, तो लाजिमी बात है कि आप उसको शनाख्ती कार्ड नहीं, वो खत्म हो गया। ये देखें ये चीजें समझाने वाली हैं, मैं समझाता हूँ। शजील भाई एक मिनट जरा देखें, खरीदार ने यानी एंड कंज्यूमर ने जो 50,000 की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड देना है जी, वो उस शख्स को देना है जिसने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन से रिटेलर अगर उससे जाके वो खरीदारी करता है तो उसने 50,000 की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड देना है। आपका कहना क्या? एक मिनट आप ये कहना चाह रहे, हमने सेल्स टैक्स में से बंदा ही निकाल दिया। आप टेक्निकल पॉइंट समझे ना, हमने तो अपने रिटेलर को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से निकलवा दिया। अब जब वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो चाहे उसकी दुकान से आप 10 लाख का माल खरीद लें, अब आपने शनाख्ती कार्ड नहीं देना। नहीं, लेकिन आपने रिटेलर को नहीं देना, लेकिन रिटेलर ने होलसेलर से जो माल देना है उसको तो देना है। शर्जील भाई बात सुनिए, वो सेलर रजिस्टर्ड है। नहीं, आप उनके सवाल को समझे। पहला सवाल उनका ये था कि जब एंड कंज्यूमर जब जाएगा खरीदने किसी दुकान से तो वो वहां पर शनाख्ती कार्ड देगा नहीं देगा? अब नहीं देगा ना, कंज्यूमर नहीं देगा, एंड कंज्यूमर अब नहीं देगा इसमें। ये हमने इसको टेक्निकली सबसे ज्यादा जो दुकानदारों का जो सबसे इतराज था वो इसी बात पे था। नहीं नहीं, बाहर आता है। देखिए मीडिया पर आप हमारा मुकदमा ही सही तरह पेश नहीं कर सके माजरत के साथ। अच्छा, मेरे ख्याल में आपकी तरह कोई समझा नहीं सका होगा। देखिए हमारा ये मामला नहीं था जी, हमारा मामला दुकानदार का था कि शनाख्ती कार्ड का मामला है दो तरफा। एक तो वो जो आपने बताया कि आप बतौर एंड कंज्यूमर किसी रिटेलर के पास जाएंगे तो शनाख्ती कार्ड अब आपको नहीं देना, हमने कह दिया ठीक है। अगर मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं, और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड मैं नहीं हूं क्यों कि मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि हमने उसकी लिमिट इतनी बढ़ा दी है कि बहुत सारे लोग निकल गए। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने कहीं से माल खरीदना भी है, मैं दुकानदार हूं, अब जहां से मैंने माल खरीदना है ना उसको मैंने अपना शनाख्ती कार्ड देना है। ये प्रॉब्लम थी असल। तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, वो शनाख्ती कार्ड देने से फिर मसाइल पैदा हो रहे थे कि मेरी सेल्स सारी अनर्थ हो रही थी, मैं भी होल्डिंग एजेंट बन रहा था, मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो रहा था। अब वो सारे मामला खत्म, वो सारे मसाइल हमने हल करवा दिए। ठीक है जी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और नई मीर साहब से यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि शायद के गंभीर थे और समझ में नहीं आ रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी गिराएं खुल रही हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में भी जैसे कि हम दरहकीकत में अक्सर जो है मुआशी जो नमू होती है या मुआशत के हवाले से होता है उसको हम टॉपिक बनाते हैं, उसी को हम अपना उन्वान बनाते हैं। तो आज भी हमारा उन्वान यही था कि SMEs छोटे और दरमियानी ताजरों के जो मसाइल थे, एक तवील अरसे से उनकी जद्दोजहद भी जारी थी और उसके बाद इनके तकरीबन जो है वो मुआहदे भी हो गए हुकूमत से। तो इसी हवाले से नईम मीर साहब जो कि सेक्रेटरी मरकजी जनरल और पाकिस्तान जो मैं ताजरान, और शजीर गोपलानी जो कि सदर हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, वो हमारे मौजूद थे। वक्फे में जाने से पहले ये बात तय हो गई कि छोटे दुकानदारान उनमें अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है, जो बातें आप बता रहे हैं या नईम मीर साहब बता रहे हैं, क्या कहेंगे? तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने वर्कशॉप अभी स्टार्ट किए और हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी टीम का हिस्सा है। अब हर मार्केट में जाके हम उनको बताना हमने शुरू किया और हमारा पहला टारगेट यही है, जो पहला टास्क हमने लिया है वो ये है कि किसी तरीके से भी हमारे जितने छोटे ताजिर हैं उनको हम NTN के अंदर ले आए, NTN हम नंबर उनको दिलवा दें। तो वो तो शनाख्ती कार्ड दे दिए तो वो NTN नंबर हो ही गया ना।
देखिए अब हुकूमत का कहना ये है कि शनाख्ती कार्ड का नंबर NTN है, बट वो रिटर्न फाइल नहीं होता, तो वो उनका मतलब वो अनडॉक्यूमेंटेड भी चले जाती है। हमारे अब हमारा टारगेट और टास्क जो हमने अपने ऊपर लिया है वो ये लिया है। आप उनको अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, उनके दे रहे हैं कि जनाब की जो नईम मीर साहब ने कही बहुत सारी चीजें मुझे भी नील में नहीं थे, जो कि इन्होंने बहुत ही तफसील से बताई, और यकीनी तौर पर जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे उनको भी इस बात को होगी। तो जितने भी दुकानदारान हैं उनको तो एक अवेयरनेस देने की जरूरत है। हम ये वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं और ये सैटरडे को 12 रबी अव्वल के बाद कमिंग मंडे से हमारे पहला वर्कशॉप हम दे रहे हैं, वो हैदरी में दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लियाकताबाद आएंगे और इस तरीके से पूरे शहर में अगले 30 डेज के अंदर ऑल सिटी पढ़ा देंगे हम बिल्कुल ये सारे दुकानदारों को पढ़ा तकरीबन हर जगह पे इंशाल्लाह। मेरे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर भी रहे हैं ये, और सेक्रेटरी जनरल हैं BMG बिजनेसमैन ग्रुप के भी AQ खलील साहब। तो उनसे हम बात कर लेते हैं। खलील साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की वजह से इस्लामाबाद तकरीबन मफलूज हो चुका है। इसके अलावा स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो सेमाई रिपोर्ट थी 2018-19 के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, और उसमें कहा गया कि अफरात ज़र 12% से ऊपर जा सकता है और कर्ज की शुरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप क्या कहेंगे एज ए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर होने के नाते? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको और आपके शुरका को और आपके नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मईशत की जो हकीकी पिक्चर हम अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स को दे रहे हैं उसमें फर्क है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड बैंक, IMF और FATF और दीगर डोनर एजेंसियां हमारे आशारियों, हमारी तरक्की की रफ्तार, हमारी इन्फ्लेशन और हमारे आइंदा के प्रोग्रामों से इत्तेफाक नहीं करते, जबकि पाकिस्तान में जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनका भी हुकूमत के साथ बाज़ मामलात में अदम इत्तेफाक है। तो वजह ये है कि जो हमारी 80% इकोनॉमी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उसमें मसाइल पैदा किए हुए हैं, और ये जो मसाइल हैं इसको हम जब तक हल नहीं करेंगे, यानी डॉक्यूमेंटेशन से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप लाजमी तौर पर 1 साल के अंदर वो सब कुछ अचीव कर लें जो साल से 70-72 साल से आप नहीं कर सके। ग्रेजुअली ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जाहिर है कि काम जिनसे करते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उसके नीचे रिटेलर्स हैं, उसके नीचे और छोटे दुकानदार हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये एक चेन की सूरत में होती है। बिल्कुल, किसी एक पे इम्प्लीमेंटेशन आप कोई चीज करने जाएंगे, दूसरा लाजमी मुतासिर होगा। मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरर माल बना के रख रहा है, अब जब वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही कहता है कि भाई आप माल उठाओ, अपना वादा पूरा करो मुआहदे को, तो वो कहता है कि मैं एंड यूजर जो है शनाख्ती कार्ड देने को तैयार नहीं, मैं माल रखूं कहाँ पे। अब गवर्नमेंट को इन चीजों का हल निकालना है, यही पॉलिटिकल बिल होती है, यही पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। ये AQ खलील साहब गुज़श्ता दिनों जो SMEs ने जो हड़ताल की थी, उसके बाद इनके 11 नुकाती एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यकीनी तौर पे जो फ्लेक्सिबल हैं, जो कि SMEs को भी जो है वो तकरीबन जो है कबूल भी हैं। आप ये समझते हैं कि शनाख्ती कार्ड है, फिर टर्नओवर पे जो टैक्स लगाया है, सेल्स टैक्स है, मेरा आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि सेल्स टैक्स जो है वो दुकानदार क्यों दे? जब वो माल कारखाने से जब निकलता है तो उस पर 17% सेल्स टैक्स जो हुकूमत ले लेती है। जब 17% सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे ले लेती है, फिर दुकानदारों से ये दोबारा सेल्स टैक्स क्यों लेना चाहती है? इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना आपसे चाहूंगा कि हुकूमत जो सेल्स टैक्स ले लेती है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ जहाँ सुपर मार्केट है, उसने मुझसे कभी सेल टैक्स क्लेम नहीं किया जिन चीजों पर सेल टैक्स अदाशुदा है। बाद लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत अंदाज में सामने आ रही हैं। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम जो रिटर्न गवर्नमेंट का है फिक्स टैक्स के निजाम में, और इन्होंने कहा है कि जी उसको आप नाफिज कर दें हमारे साथ मुशावरत के साथ। मुझे जो खतरा है बिलाल साहब, मुझे ये खतरा है कि ये चाहे 0.5% हो जाए, चाहे इसकी कोई भी आप परसेंटेज कर दें, मैं मज़ाहमत महसूस कर रहा हूँ दुकानदारों की कि वो कोई पेपर साइन करके नहीं देंगे इनको। और 3 महीने के बाद जो नया बहरान खड़ा, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह हर मार्केट में एक लीडरशिप मौजूद है, उस मार्केट में भी दर्जा बंदी है, वो उसकी बात मानेगा तो दूसरा माना करेगा, दूसरे की मानेगा तीसरा। मेरा अंदेशा अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो अगर अभी तक तो मुतहद नजर आ रहा है।
किसी भी निजाम के तहत खुद को रजिस्टर कराने में कामयाब हो जाएं, तो मैं तो हुकूमत को ये तजवीज दूंगा कि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहती है तो इस वक्त वो आमदनी के सारे के कितना आएगा कितना नहीं आएगा के घन चक्कर से निकले और इनको राजी करे कि जो भी देना चाहते हैं खुशी के साथ एक टैक्स के निजाम से इंट्रोड्यूस इनका हो जाए, ये आ जाए तो टैक्स के निजाम के अंदर इनको समझ आ जाए। जिस तरह ये भाई फिक्स टैक्स निजाम जो है, फिक्स टैक्स निजाम में तो यकीनी तौर पर जो दुकानों के रकबा होगा, जो उसके अपने जो एरिया होगा उसके हिसाब से लगेगी ना। लेकिन सूरत हाल ये, परवेज मुशर्रफ को अगर आप याद करें तो परवेज मुशर्रफ ये सर्वे वाले काम सारे कर चुके। जी 2002 में। इतने साल गुजरने के बाद ये जो FBR बैठे ही तनख्वाह लेती है, इसने उस सारी सिफारिशात का कितना बेड़ा गर्क किया, क्या चीज इंप्लीमेंट करके दी। आज भी हुकूमत 4 साल 5 साल के बाद नहीं होगी, कोई और नई हुकूमत होगी। इन्होंने जो भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं FBR के नाम पर, इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस इनके पास 80% 90% जिनको मिल रहे हैं, 10% डायरेक्ट टैक्स के निजाम को संभालने के लिए कामयाब नहीं है। अब आज गवर्नमेंट को सोचना पड़ रहा है कि पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बनाए, FBR के इख्तियारात को महदूद करे, उनको टैक्स कलेक्टिंग पे लेके जाए। न इनसे इंडस्ट्री खुश है, न इनसे ट्रेडर खुश है, न इनसे एक्सपोर्टर खुश है, उनके पैसे मरे रिफंड में, न कोई इदारा इनके साथ खुश नहीं, किसी को इन्होंने उसमें नहीं रखा हुआ। तो नतीजा ये है, हम ये समझते हैं कि एक बहुत अच्छा जो एक हल है इसका वो ये है कि स्टेक होल्डर के साथ, जिस सेक्टर में स्टेक होल्डर्स हो, मिसाल के तौर पे छोटे ताजरों के मुतालबात अगर आप एक्टमा के साथ बैठ के हल करोगे तो उसकी बात खराबी निकलेगी। छोटे ताजरों के मसाइल छोटे ताजरों के साथ, चलिए भाई साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके मसाइल। एक खलील साहब, मैं सिर्फ इतना, मुझे सिर्फ आखिरी सवाल के जवाब दे दीजिएगा, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स आई हैं, शायद कि आपकी निगाहों से गुजरी हो, उस स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स और फिर उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक का भी प्रेसिडेंट भी यहाँ मौजूद थे, सारा कुछ था, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मईशत सही सिमत में जा रही है? लेकिन इनकी डायरेक्शन तो इन्होंने जो अपने हिसाब से की है वो सही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इन पे प्रेशर बहुत आ गया है। इस वक्त हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल 111 अरब तक तो आ गया। जी। अब जब ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा तो यकीनन डोनर एजेंसीज का दबाव हम पे आएगा, और जब हम अपनी सूरत हाल देखें, हम अपनी इकोनॉमी को देखें, हम इंडस्ट्री को देखें, हम जाके ट्रेडर्स को देखें, तो वहाँ काम बिल्कुल तकरीबन मुंजमद है, लोग काम नहीं कर रहे, जिससे मुझे खदशा है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मईशत सही जा रही नहीं जा रही है, इसलिए कि बात तो बहुत लंबी हो जाएगी कि मईशत सही जा रही नहीं जा रही, आप क्या समझते हैं कि बेहतर है या कुछ हुकूमत के साथ जो है वो कुछ मुश्किलात में है? देखिए, अगर आप इंपोर्ट को कर्टेल कर रहे हैं और स्मगलिंग बढ़ रही है, ये भी मुल्क के लिए नुकसानदेह, इसलिए उनको कुछ नहीं मिल रहा। पहले मुल्क को कुछ तो मिल रहा था, अगर आप कर्टेल पे खुश हैं और स्मगलिंग बढ़े तो ऐसी चीज का फायदा क्या? खलील साहब बहुत शुक्रिया, खलील साहब बहुत शुक्रिया कि AQ खलील साहब जो कि साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये सेक्रेटरी जनरल भी हैं BMG बिजनेसमैन ग्रुप के भी, और जो उन्होंने बात की वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। जो बात मैं आपसे भी कह रहा था कि 3 महीने की जो गवर्नमेंट ने आप लोगों से वादे वईद किए, क्या ये तय है कि जो एक सादे कागज़ पे आपके साथ मुआहदा किया गया है, ये मुआहदा काबिल अमल होगा या इस पे भी आप लोग बुरी तरह मुतमईन हैं? नहीं, हम मुतमईन हैं। हमें हुकूमत पर एतमाद करना चाहिए। जितने हाई लेवल के फोरम पे बैठ के हमने ये बात की है और फिर उसमें गारंटर्स हैं, और उसके बाद उन्होंने इस मुआहदे को अपनी वेबसाइट पे जारी भी किया है, सरकारी डॉक्यूमेंट भी बन गया, FBR ने जारी किया है, तो लिहाजा इसमें तो कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए हमें। अब जहाँ तक रही दूसरी बात कि जी अपना मईशत का जो इस्तेहकाम है, तो माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो जिस मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अफरा तफरी होगी, वहाँ पर मईशत तरक्की नहीं करती। अच्छा, क्या कहेंगे? तो इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा आज़ादी मार्च के हवाले से कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा? मैं बताता हूँ आपको। और दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर एक बहुत बड़ा जो हिस्सा हो, जहाँ पर जो है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हो, उस मुल्क के अंदर जो है वहाँ आप उसको डॉक्यूमेंट करने जा रहे हों और वो भी बड़े ज़ोर और शोर से, तो याद रखें कि मईशत की जो तरक्की, जिसे शरह नमू आप कहते हैं, एक तरफ तो आपकी शरह नमू बैठ जाती है क्योंकि आपका जो इन्वेस्टर होता है वो भाग जाता है, वहाँ से पैसा निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि आप जोर लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये बड़ा ट्रिकी वे है ऐसी इकॉनमी को डील करने का, इसको बड़े तरीके से डील करना होता है। और इन्होंने जिस तरीके से इस इकॉनमी को डील करने की कोशिश की है, उससे हुआ क्या है? उससे हुआ ये है कि हमें तो ये बताया गया था कि जहाज़ भर के लोग पैसे पाकिस्तान लाएंगे
डॉलर्स आया करेंगे और सीटें नहीं मिले करेंगी जहाज़ों में, तो वो तो नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से पैसा बाहर चला गया आपका, बल्कि यहाँ का इन्वेस्टर जो था उसका एतमाद मजरू हो गया। कारोबार जो होता है वो परसेप्शन की बेस पे आपके नहीं, तो मेरा कहने का मकसद है कि आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उसकी परसेप्शन सही नहीं है। जी, मौजूदा हुकूमत ने अपने ही लोगों की आप बदनामी करवाई है बाहर जाके। आपने अपने ही लोगों को कहा है जी कि मेरे मुल्क में बड़ी करप्शन है, मेरे मुल्क में बड़े चोर हैं, मैं तो चोरों को छोड़ूंगा नहीं, मैं फलां कर दूंगा, आए मेरे मुल्क में सरमायाकारी करें। अब ये तो एक अहमकाना सी बात मेरे साहब, बात ये है कि ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शनाख्ती कार्ड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके पास FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो तलवार आपके सर पर लटकी हुई है, पाकिस्तान पर जो लटकी हुई है, ये तो नवाज शरीफ के दौर से। देखें जी, छोटा ताजर जो है ना, तो उसकी वजह से तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता ना जी, मनी लॉन्डर्स तो और हैं सर, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। नहीं देखें, ये गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर डॉक्यूमेंटेड करेंगे तो बड़े और छोटे देखें, ये और बात देखें, ये दो बातें मुख्तलिफ बातें आप कर रहे हैं। देखिए, इस तरह ना करें आप, दो बातों को आप मिलाएं ना। देखें, हमने छोटे ताजर को और अपने SME सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे मुल्क की जरूरत है। तो करना है, लेकिन कानूनी तौर पे यहाँ पे हुकूमत ने यही गलती की। अगर हुकूमत को अपना मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी थी तो उसके लिए नीचे SMEs पे हाथ डालने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने यहाँ पे SMEs पे शिकंजा कसा। हमारा मानना यह है कि ब्यूरोक्रेसी ने इनको गलत रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से आपकी टोटल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। आप देख लें कार डीलर्स बंद, आप देख लें आपके रियल इस्टेट आपका सेक्टर बैठ गया, आप देख लें आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा आपके मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। जो नहीं हो रही है। शजील साहब, एक सवाल का जवाब दे दें जी, कितने मनी लॉन्ड्रर्स को आपने पकड़ा आज तक? मेरे ख्याल में अभी तक तो सिर्फ 2 ही को पकड़ा है इन्होंने। किसको? एक आसिफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ। बरामद क्या हुआ? ठहर जाए एक मिनट। नहीं, देखिए वो अभी केस चल रहा है। ओ भाई जान, वो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा उससे वास्ता नहीं है। ना करें, ऐसा ना करें। देखिए, अब आपकी बात जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की घूम फिर के आ गई छोटे ताजरों पे। नहीं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि छोटे ताजर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने कहा सुने, मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आपने पकड़ना है ना, तो आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। 100%। आप अगर मनी लॉन्ड्रर्स को पकड़ेंगे और उन्हें आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। बिल्कुल। आप ये समझते हैं कि आपने पकड़ना किसी को नहीं, और आप समझ रहे हैं कि सेटअप हम ऐसा बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, और मुसीबतें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आप उसको जो है खतरे में डाल रहे हैं, और आप बहाना बना रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये बातें कुछ और हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। तो क्या है? चले, आप क्या समझते हैं क्या है? देखें जी, हमें ये समझ आ रही है कि जी चूंकि अपना इस वक्त मुल्क जो है ना जी, इनके पास इनके अखराजात कंट्रोल नहीं हो रहे इनसे। ठीक है, प्रॉब्लम इनका मेजर ये है। ठीक है जी। अब अखराजात चूंकि कंट्रोल नहीं हो रहे, और इस हुकूमत पर कारोबारी तबके और सरमायादार और सरमायाकार का एतमाद भी नहीं हो रहा, क्योंकि अरबों डॉलर जो है ये तो हमारा ये अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें डुबो चुके हैं। ये हमारा गुज़िश्ता 1.25 साल 1.5 साल में लोगों का डूब गया अरबों डॉलर। इतना मुल्क पर कर्जा नहीं जितना इन्होंने अरबों डॉलर जो है ना वो वहाँ डुबो दिया। ये हुकूमत नाअहल है, ये नालायक हुकूमत है, और अपनी नाअहलियाँ जो है ना ये छुपाने के लिए हुकूमत जो है वो इस तरह के काम कर रही है ताकि जो है तवज्जो इनकी नाअहलियों से हट जाए और लोगों को अपनी पड़ जाए। अच्छा। और ये अपनी डालने के लिए हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा। देखें, FATF का मामला ही कुछ और है, और उसको टैकल करना उसका तरीका ही कुछ और है। ये बेचारे दुकानदार को आप FATF के मैंने ये कहा ही नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग दुकान कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब डॉक्यूमेंटेशन होती है ना इकोनॉमिक, जब डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उसमें जरूरी नहीं होता कि उसमें बड़े ताजिर भी हैं। FATF में जो केस पेश किया हमारे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो क्या किया? उनका कहना यह था कि हमारे ताजिर जो हैं वो ये डॉक्यूमेंटेशन शो नहीं करते। FATF को तो नहीं पता था कि भाई दुकानदार किस तरह बिजनेस कर रहा है। ये तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब उस वक्त के जो मौजूद थे, जिनको उन्होंने बाद में हटा दिया गवर्नमेंट ने, ये तो केस उन्होंने आपका खराब किया। असद उमर की बात कर रहे हैं। जी देखें, हमें असद उमर के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि ये शख्स जो है हमारी इकोनॉमी को चलाएगा, जो हमें बताया जाता था, हमारी जो मीटिंग होती थी। लेकिन इसके बाद जो काम हुआ है आपके सामने, उन्होंने तो पूरी मैशियत को बिठा दिया। इस वक्त मैशियत को उठाना, आप ट्रस्ट डेवलप कैसे करोगे? आप ट्रस्ट डेवलप इस तरह कर सकते हो, जो आपने हमसे एग्रीमेंट किया है आप उससे यू टर्न ना लें। मतलब कि अगर ये एग्रीमेंट पे अगर अमल करते हैं तो इससे थोड़ा बहुत जो ट्रस्ट जो बहाल हो सकता है। हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि रीजनल जो एसोसिएशन की हमने जो बात हमारे बड़ों ने की है वहाँ पे, हम इनको एश्योरेंस देते हैं कि अगले 2 साल 3 साल के अंदर आपका
टैक्स नेट भी बढ़ेगा, आपका जो डेप्रिसिएशन जो है टैक्स का वो भी कम हो जाएगा। लेकिन शर्त एक है, शर्त सिर्फ ये कि ट्रस्ट आपको हम पे करना पड़ेगा, ना कि ब्यूरोक्रेसी पे। अच्छा, एफबीआर का क्या किरदार है? एफबीआर का क्या किरदार है? एफबीआर की क्या, जैसे कि अभी AQ खलील साहब ने भी कहा कि एफबीआर से बड़े ताजिर भी नाराज हैं, दरमियाने भी हैं, छोटे भी। मुझे ये बताया कि कोर्ट ने पिछले दिनों जो एक अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, उस ऑब्जर्वेशन में ये दी कि तकरीबन 80% जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट जमा होता है, टेलीफोन पे है, बिजली पे है, टेलीफोन और दीगर चीजों में। हाँ, और 20% जो है वो डायरेक्ट टैक्स आता है, जिसके लिए उन्होंने 22,000 मुलाजिम रखे हैं। तो क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, RTO2 सिंध मेरी मार्केट में आया कि भाई हम जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं बिजली के मीटर पे। हमारी मीटिंग हुई RTO के साथ, बाकायदा नोटिफिकेशन इशू हुआ कि एसोसिएशन के ऑफिस में आएंगे इनके नुमाइंदे, और हम टिम्बर मार्केट में जितने भी हमारे टैक्स रजिस्ट्रेशन के जो लोग रह गए उनको रजिस्टर भी कराएंगे, और जिनके मीटर डॉक्यूमेंटेड में नहीं है हम मीटर भी डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे। आप यकीन करेंगे इस नोटिफिकेशन इशू हुए आज 2 माह हो चुके हैं और आज तक उनके नुमाइंदे ही नहीं आए। अच्छा, मैं एक सवाल, जब तक ये खुद सीरियस नहीं होंगे लेने के लिए। 1 मिनट मुझे मौका दें। देखिए, मैं 1-2 मिनट आपसे सवाल करता हूं। आप भी पहले हमेशा सवाल करते हैं, आज मेरे सवाल। जी बिल्कुल सर। जो पाकिस्तान की जो मईशत है, इसमें मईशत का चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और क्या डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में मईशत चलती है पाकिस्तान जैसी हालात में? और क्या डॉक्यूमेंटेशन अगर हो जाएगी तो मईशत बेहतर हो जाएगी? ये सवाल आप। अच्छा, असल सवाल ये हैं। अच्छा, देखिए, आप मुझसे जवाब देना चाह रहे हैं ना, पहले मेरे जवाब तो सुन लेना। आपने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने ये जवाब की। बात ये है, देखें यार मीर साहब, बात सिंपल से भी बात, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक है कि इकोनॉमिक रिवाइव करे, मईशत चले ना। बात ये देखिए, बात ये है कि इस बात को भी हकीकत में रखें आप, ईमानदारी की बात है कि एक से बीइंग मुस्लिम मुल्क होने और एक एटॉमिक पावर होने के नाते वैसे ही हम जो है वो दुश्मनों के आंखों में टकटकते हैं कि हमारी मईशत मजबूत ना हो। हमारी अगर मईशत मजबूत होती है तो यकीनी तौर पर हम जो दीगर लोग अक़वाम हैं उनके लिए हम मसाइल खड़े कर सकते हैं। एक तो हमारे पास लोगों की मईशत की मजबूती की तारीफ क्या है? देखिए, मईशत की मजबूती ये है कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए? नहीं, मईशत की मजबूती ये है कि आम आदमी की आमदन बढ़े। देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, यही 2 चीजें हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे, इसीलिए हम जो है वो ट्रैक से हट गए हैं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जो है आप करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन फॉर टैक्सेशन, जी चले, डॉक्यूमेंटेशन फॉर आपने जो कन्वेंशन साइन किए हुए हैं उनकी आपने वो पूरे कर, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में अगर आपकी मईशत सुकड़ जाती है तो आपके आम आदमी को क्या फायदा हुआ? आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। मैं इनकी बात को आप मेरे नुक्ते को समझिए कि मैं किस सतह पर आपकी बात ऑन कर रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में अगर लोगों के रिस्क रोजगार छिन जाए और उनके पास ना हो तो वो बेरोजगारी फैलेगी और इनकी अपनी इनकम। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि जब का ये खौफ व हरास इन्होंने फैलाया है डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, उसका नतीजा ये निकला है कि कारोबार सुकड़ा है। तो एसएमईज जो सबसे बड़ा एक इदारा होता है किसी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लोगों ने अपने मुलाजमीन को नौकरियों से व्यापारी करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म, मुझे आखिरी आप ऑप्शन दे दें। जो बात हुई बिल्कुल 2 लफ्जों में, विद होल्डिंग टैक्स जिस दिन लगाया आपने बैंक से 40% पैसा निकल गया। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे आप अपना काम करते, वर्क करते, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना चाहते तो या स्मगलिंग रोकते तो आज ये आपका हाल नहीं होता। स्मगलिंग को आपने फरोग दिया, मनी लॉन्ड्रिंग को आपने फरोग दिया और लोकल इकोनॉमी को आपने डिस्टर्ब किया। एक जुमला मेरा भी ले लें, एक जुमला, डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव मईशत को तरक्की देना और आम आदमी की आमदन में इजाफा होना, उनके जो तर्ज जिंदगी है उसमें तरक्की देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बहुत ख़त्म हो चुका है। गुफ्तगू तो बहुत सारी थी कि जो हम इनसे करते हैं, लेकिन एक वक्त की किल्लत की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो एक चीज़ है जो हमने ये देखी कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की 70 साल से 72 साल से जो भी हुकूमतें आईं उन्होंने मईशत पे, हर आदमी ने सियासत उसके बाद मईशत की बात की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो मईशत की बात की उस पर बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि मौजूदा हुकूमत को अभी तक 1.25 साल हुए हैं। अगर हम उनकी कारकर्दगी को जांचना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर हमें उन्हें 5 साल देने होंगे। 5 साल के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत मईशत या सियासी तौर पर कितनी मुस्तहकम हुई और पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।